बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद होने वाली हुकूमती इकदाम जिनमें गैर कानूनी अफगान शहरियों के मुतालिक अल्टीमेटम, अफगान ट्रांजिट रेट रेगुलेट करने के अहकाम का तस्करा करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल पर बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम रूस यूक्रेन जंग और अमरीकी इमदाद पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों अमरीकी इमदाद यूक्रेन की बका के लिए अहम है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। 3 अक्टूबर मंगल के रोज एपेक्स कमेटी के अहम इजलास के बाद निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 टोक और वाज़ेह अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान छोड़कर ना जाने वालों को 1 जनवरी को न सिर्फ डिपोर्ट कर दिया जाएगा बल्कि उनकी जायदादें भी जब्त की जाएंगी। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी और बगैर पासपोर्ट और वीजा दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तमाम जाली शनाख्ती कार्ड्स मनसूख कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में मौजूदा दहशतगर्दी की सूरत हाल का तस्करा करते हुए निगरान वजीर दाखिला का कहना था कि जनवरी से लेकर अब तक 24 में से 14 खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए। इजलास से बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तानी शहरी की जान और माल किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। रियासत की रिट यकीनी बनाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ सिंध एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध और आर्मी चीफ ने की। इजलास में आर्मी चीफ की तरफ से गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की गई। हुकूमत की दी हुई डेडलाइन में 24 रोज रह गए हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद पाकिस्तान के तूल अर्ज में सिक्योरिटी इदारों को हरकत में आते हुए देखा गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए, जिनके ऊपर फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि कोयटा में 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी भी गिरफ्तार हुए हैं। अगर कराची के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट का तस्करा करें तो इस वक्त कराची में कुल 4 लाख गैर कानूनी अफगान शहरी मुकीम हैं। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी अफगान शहरी मुलव्वस और गुज़श्ता कुछ माह में 250 के करीब अफगान शहरियों को स्ट्रीट क्राइम्स में गिरफ्तार किया गया है। सितंबर के महीने में 1547 अफगान शहरियों को कराची से डिपोर्ट किया गया। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान 54 अफगान खानदान वापस चले गए, जबकि पेशावर, खैबर और दीगर इलाकों में हुकूमती अल्टीमेटम के बाद अफगान शहरियों ने जायदादें फरोख्त करनी शुरू कर दी हैं। कई शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सस्ता हो गया है और मकानों के किराए भी कम होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख अफगान पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, जबकि 13 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी रिहाइश पजीर हैं। न सिर्फ गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी, एपेक्स कमेटी के इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी ठोस इकदाम उठाते हुए ये बात भी ज़ेर गौर आई कि अफगान ट्रांजिट रेट के नाम पर स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। ये ऊंटों पर नहीं, ट्रकों पर हो रही है। यही वजह है कि निगरान हुकूमत की जानिब से अफगान ट्रांजिट रेट का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दरामद शुदा अशिया पर बैंक गारंटी के साथ 10% प्रोसेसिंग टैक्स भी आयद कर दिया गया है, जबकि 200 से जायद अशिया जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में नहीं होता उन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि यही अशिया अफगान ज़रूरत की ना होने की वजह से पाकिस्तान वापस स्मगल हो जाती हैं। दूसरी जानिब सबसे अहम बात, गुज़श्ता 1 माह के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इनिशिएटिव के बाद पाकिस्तान से न सिर्फ डॉलर बल्कि दीगर अशिया की अफगानिस्तान में स्मगलिंग की रोकथाम के बायस 1 माह के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 281.50 तक आ गया, जबकि आज से एक माह पहले डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर था, जो कि 308.10 तक थी। अफगान ट्रांजिट रेट की 200 अशिया की पाबंदी की बदौलत आज ओपन मार्केट में डॉलर ने 1% रिकवरी शो की है, जो कि 2.5 रुपये बनता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि गुज़श्ता सालों में हमारी मुंतखब हुकूमतें पाकिस्तान की बेहतरी की जानिब कोई इकदाम नहीं उठा सकी, स्मगलिंग की रोकथाम क्यों ना हो सकी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि गुज़श्ता सालों में हमारी मुंतखब हुकूमतें पाकिस्तान की बेहतरी की जानिब कोई इकदाम नहीं उठा सकी, स्मगलिंग की रोकथाम क्यों ना हो सकी, अफगान ट्रेड को क्यों रेगुलेट नहीं किया गया,
सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल के तनाजुर में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और सिक्योरिटी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ करूँ तो सबसे पहले तो एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से खुदा करके ये इकदाम उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस पर एक बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो भी जारी है, इसके अगेंस्ट एक कैंपेन जो है वो भी बड़े मरबूत तरीके से चलाई जा रही है। सो पहले तो ये बताइए कि आखिर इसमें कबाहत क्या है, इन इकदामात के हवाले से जो लोगों के कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो सही भी हैं कहीं? देखें सादिया, बिल्कुल गलत है कंसर्न। बात यह है कि कहीं ना कहीं आपने एंड करना होता है। पाकिस्तान में इस वक्त 1.4 लाख रजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजीज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मिसकंसेप्शन की जा रही है, अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत मिल के इनका गठजोड़ जो में नज़र आ गया जी कि ये क्या कह रहे हैं कि अफगान रिफ्यूजीज को वापस करें। मैं कैटेगोरिकली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी है कि अफगान रजिस्टर्ड रिफ्यूजी जो 1.4 लाख हैं, दे आर नॉट बीइंग टच्ड, दे रिमेन इन पाकिस्तान एज दे बिन। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पहले भी कर रहे हैं और अब भी करता रहेगा, कोई उसमें स्टेटस में चेंज नहीं है। द क्वेश्चन इज ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स जिनके ओवरसीज वीज़ा हैं या जाली कार्ड हैं या जाली कार्ड बनवाए हुए हैं या इलीगल एंट्री हुई है, और ये बिलोंगिंग टू एनी कंट्री, नॉट अफगानिस्तान ओनली। सबके लिए एक ब्लैंकेट हमने कहा कि दे ऑल विल बी रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। बात ये है कि आपके सामने अब ये अफगान गवर्नमेंट कह रही है कि जी पाकिस्तान को ये पॉलिसी को रिकन्सिडर करना चाहिए। द पॉइंट इज़, हमने तो पॉलिसी बहुत रिकन्सिडर की। हमने आपके लिए हर किस्म की फैसिलिटी दी, हमने आपकी सफारतकारी की। जब अमेरिकन गए हैं हमने किस किस तरीके से आपके लिए वकालत की कि जी इनका पैसा फ्रीज किया जाए, इनको रिकग्नाइज किया जाए। हमने आपको यहाँ से हर चीज़, जहाँ तक कि डॉलर तक स्मगल हुआ, और बड़े फ़ख्र से वो कहते हैं कि हमारा एक अफगान रुपी पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर, जबकि सारी वजह हमारे यहाँ से डॉलर जाने की है। और सेकंड ये कि अफगान रिफ्यूजीज आर नॉट बीइंग टच्ड। लेट्स बी वेरी क्लियर, यस, जो अफगान यहाँ पर इलीगल हैं दे हैव टू गो एंड दे हैव नो प्लेस इन पाकिस्तान। रिमेंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 अलग-अलग मुल्क हैं। ब्रदरली मुल्क, मुसलमान, यस दे आर, बट हमारी कौमियत अलग है, इसलिए आपको अपने शहरों को वापस लेने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नंबर 2 बात यह है कि हमने यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से हमने कमेटियाँ बनाई हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कराची में, जहाँ पर 4 से 5 लाख अफगान इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करें, हम डकैतियाँ भी ये करते हैं, स्नैचिंग भी करते हैं, ड्रग भी स्मगलिंग करते हैं, हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी अपनी यहाँ बनाई हुई है। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने तो बहुत लीनेंट व्यू लिया है कि इनको 1 महीने का टाइम दिया है। आपको याद हो हमारे दूसरे ममालिक में, मिडल ईस्ट में, उनको 3-3, 4-4 दिनों के अंदर लोगों को पूरे जो 40 साल से रह रहे थे उनको वहाँ से शिफ्ट निकाला गया। तो आई थिंक, और आपको अपने अवाम को लेने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ऐसे हालात अच्छे होने चाहिए कि आपके अफगानिस्तान के हालात अच्छे हो। अगर हम यूनाइटेड नेशन हाई रिफ्यूजी कम्युनिटी से बात करें कि हालात अच्छे हों, तो 1.4 को भी आप अच्छे प्लान रिस्पेक्टेबल तरीके से, जो रिफ्यूजीज हैं उनको हम प्लान, उनकी मर्जी से अफगान हुकूमत की और अफगान काउंसलेट की कोऑर्डिनेशन उनको भेजा जाए कि अपने मुल्क में जाए। कौन रहना चाहता है? आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में जहाँ से पश्तून वहाँ पर हैं, जितने पश्तून पाकिस्तान में उससे बहुत कम, आपके पास तो सिर्फ 1.4 करोड़ पश्तून है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा तादाद है। और उसके बाद आप बार बार कहते हैं आपके पास उज़्बेक्स भी हैं, हज़ारास भी हैं, बलोच भी हैं, ईरान साइड पे भी हैं। तो फिर आपको तो उनके तरफ उनकी भी बात करें ना, आप सिर्फ पाकिस्तान के पश्तून की क्यों बात करते हैं? हमारे पास हमारे पश्तून में बहुत कुछ हैं। आप अगर कहते हैं कि हमें अफगान पश्तून चाहिए तो हम काबुल तक चला जाते हैं, हम एरिया, हम सारे पश्तून हमारे पास आ जाए, वी वेरी हैप्पी टू रिसीव देम। लाइकवाइज अगर बाकी ममालिक सेंट्रल की चले तो अफगानिस्तान को आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। आई थिंक इट इज़ एनफ। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया,
there is no place now for them. बिल्कुल सही, वी हैव हैड इनफ। और आपने जिस तरीके से वजाहत के साथ बता दिया मोहम्मद अली साहब, यही नुक्ता आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि जो कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनको तो पाकिस्तान नहीं कह रहा जाने के लिए। जो गैर कानूनी तौर पे, चाहे वो अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है, किसी और मुल्क से ताल्लुक है, आप उनको कह रहे हैं कि जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ। 40 साल वैसे ही आपने मेहमान नवाजी कर दी। एक आर्गूमेंट बड़ा कल से चल रहा है कि देखें जी, उनके तो बच्चे हैं, उनके तो बच्चों के भी बच्चे हैं, 2-2, 3-3 जनरेशन्स यहाँ पर आए हैं, वो उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, तो बड़ी गलत हरकत हो जाएगी, ये मॉरली बड़ा गलत हो जाएगा कि आप उनको कह रहे हैं निकल जाएं। इस आर्गुमेंट में कोई जान है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखें, 3 बातें हैं। पहली बात ये है कि देखें, जिस तरह अभी सिंध के वज़ीर दाखिला ने, ब्रिगेड साहब ने बात की कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं या जो फ़ैसले किए हैं एपेक्स कमेटी के ज़रिए, वो पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि वो खुशाइंद इस वजह से है कि वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पहली दफ़ा नज़र आई है। ये फैसले मेरे ख्याल में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अच्छा, वैसे आज तक हो क्यों नहीं सके? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में उसमें भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेट्स रिकॉग्नाइज दैट। ठीक है, तो ये खुशाइंद बात है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट ने वो मुश्किल फैसले किए हैं जो कि एक, मैं समझता हूँ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट से वैसे क्यों नहीं किए? मेरे ख्याल में उनकी कुछ कंपल्शंस होती हैं और कुछ स्टेक्स भी होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल फैसले बाज़ दफ़ा वो अनपॉपुलर भी होते हैं। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि ये फैसले पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्शन है। तो वी आर एज अ सॉवरेन स्टेट, हम जिस चीज़ को सही समझते हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ और हमारी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है, इक़दामात वो हम उठा रहे हैं। नंबर 1, तो हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे। ये कोई नस्ल परस्ती के ऊपर, कौमियत के ऊपर कोई बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। तमाम, जैसा ब्रिगेड साहब ने भी कहा कि तमाम जो इलीगल शहरी हैं उनके ऊपर ये पाबंदियाँ और ये कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल उनको करनी पड़ेंगी। ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक और बात का इजाफा करता चलूँ। बदकिस्मती से पिछले 2 साल में जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो दोहा अकॉर्ड, इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस और पाकिस्तान की तरफ जो उनकी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स थी, उनको बदकिस्मती से पूरा करने में नाकाम नज़र आती है। तो हमारा भी जो उन पे एक्सपेक्टेशन और ट्रस्ट है वो किसी हद तक एक हकीकत पसंदाना अंदाज में कम हुआ है। और हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आई है कि इन हालात को उनकी तरफ से तो कोई हेल्प नहीं आ रही, हमने अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करना है। और तीसरी बात ये कि ये बात सही है कि अफ़गान अवाम जो हैं वो बहुत अरसे से मसाइल से दो चार रहे हैं, लेकिन उन मसाइल के हल के लिए उनकी मदद करना एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है पूरी आलमी बरादरी की। उसका डिसप्रोपोर्शनेट पेन, इनसिक्योरिटी और टेररिज्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सिर्फ पाकिस्तान क्यों बर्दाश्त करे? अगर कोई ये कहता है कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो जो मगरबी अक़वाम 20 साल तक वहाँ पे जमहूरियत नाफिज करने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करती रही हैं, वो आज उनको पॉलिटिकल अजाइलम क्यों नहीं दे देती? वो 6-7 लाख लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आप उनको फैसिलिटेट करें। आप यूक्रेन की 1 साल की वॉर पे $40 बिलियन लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने 8-9 बिलियन जो इनके सॉवरेन फंड्स हैं वो आपने रोके हुए हैं। तो आप इन लोगों को पॉलिटिकल अजाइलम दे के अपने मुल्कों में ले जाएं। आप जानती हैं कि मगरबी दुनिया में जो पॉलिटिकल अजाइलम है और रेफ्यूजी है, ये बड़ा मेजर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू होता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, बरतानिया, जर्मनी, वहाँ पे ये बड़ा मसला होता है। और टर्की को वो इसलिए वो करते हैं कि टर्की बेचारा जो है ना, वो यूरोप का पाकिस्तान की तरह बिहेव करता है। वो शाम में जंग होती है ना, तो उसके रेफ्यूजीज वहाँ चले जाते हैं ताकि वो मगरबी ममालिक में ना जाएं। तो हमसे ये तवक्को करना कि जी सिर्फ हम ही उनकी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों की गलत पॉलिसियों, गलत स्ट्रेटजियों का खमियाजा भुगतें और वो ना उनको सपोर्ट करें, ना रिकॉग्नाइज करें, ना फंड करें, ना उनके सॉवरेन फंड्स रिलीज करें, और सारे मसाइल पाकिस्तान और पाकिस्तान अगर खुद अपना, जैसे आपने कहा कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको बुरा भला कहें कि जी देखिए आप बड़ा गलत कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात ये इजाफा करना चाहता हूँ कि देखें, जो इस वक्त 5 पहलू हैं वो बहुत अहम हैं, और ये जो कुछ गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके हवाले से मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पहली बात मैंने कहा कि देखें, कौमी सलामती की हमारा ऑब्लिगेशन है
और हम सॉवरेन स्टेट हैं। नंबर 2, ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ है। देखिए फैटिफ के अंडर टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान का एक ऑब्लिगेशन है कि हमारे मुल्क में ये इंश्योर करना है कि यहाँ का ब्लैक इकोनॉमी कहीं टेरर फाइनेंसिंग में तो नहीं जा रहा। तो उसके लिए इन चीज़ों को रेगुलेट करना, मैनेज करना, मॉनिटर करना, रेगुलराइज करना हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के लिहाज से भी एक कंपल्सन है। बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल लॉ को भी आपने फॉलो करना है। मुझे बताइए ब्रिगेडियर साहब के कल भी जो हम देख रहे थे, आप मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे ये सारी बात हुई कि किस तरीके से लेकर चलना है। स्ट्रीट क्राइम्स का आपने जिक्र किया, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जी 24 में से 14 खुदकुश जो हमलावर हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो जी अफगानी है। ये बिल्कुल 14 जो हैं वो अफगान शहरी हैं। ये बताइए कि अभी जितने तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उसमें अफगान शहरियों के अलावा और किस किस मुल्क के बाशिंदे हैं? देखें इसमें अफ्रीका के भी काफ़ी लोग हैं और दूसरे ममालिक पे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो वो ज़्यादा वीज़ा ओवरस्टे की है, बट दे आर ऑल्सो बीइंग सेंट आउट। कोई भी इमिग्रेंट जो है फॉरेन नेशनल वो अब यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहेगा। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नंबर 2, देखें अफगान तालिबान कह रहे हैं जी कि आप पाकिस्तान पॉलिसी को रिकंसिडर करें। हमने आपके लिए क्या कुछ किया? आप अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर क्यों नहीं करते हैं? आपने जब दोहा में वायदा किया तो आप पॉलिसी ये रिकंसिडर करें कि आइंदा के लिए हम कमिट करते हैं पाकिस्तान से कि हमारी सरजमीन किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपसे पाकिस्तान की सिर्फ यही डिमांड है ना, और तो कुछ नहीं है। कौन कौन सी जगह पर हमने आपका साथ दिया है? आई थिंक यू नीड टू रिव्यू योर पॉलिसी। ये पाकिस्तान की अब हतमी फैसला है, इसमें कोई हम अब इसमें कल भी बात हुई है बड़ी क्लियर यहाँ पर एपीएस कमेटी में। सिंध में चीफ आर्मी स्टाफ भी आए हुए थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध भी बैठे हुए थे। फैसला कर लिया गया, वी हैव गॉट एग्जेक्टिव ऑर्डर, वी आर बाउंड टू इंश्योर। हमने कमेटियां बना दी हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल डिप्टी कमिश्नर नादरा कर रहा है, पुलिस स्पेशल ब्रांच जिनके पास इंफॉर्मेशन है, 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे, इनको एक अकोमोडेशन में शिफ्ट करेंगे। जब 2-3 बसें हो जाती हैं, वी आर गोइंग टू शिफ्ट देम टू बलोचिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ बलोचिस्तान की टीम आएगी, इनको लेके चली जाएगी। ये हतमी है, दिस वार्निंग। ये फाइनल डिसीजन है, पाकिस्तान की हुकूमत इससे पीछे नहीं हटेगी। आपने जहाँ से बात का आगाज़ किया था, ज़रा उसी पे मैं वापस आती हूँ कि जो अफगान हुकूमत की तरफ से इस बार कहा जा रहा है, बार बार वो कह रहे हैं कि जी दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो दोबारा इस पर गौर करे। अच्छा, डायकॉटमी देखिए कि वैसे वो हुकूमत अफगानिस्तान की जिसको कोई रिकग्नाइज भी नहीं करता, मानता भी नहीं है, आलमी इदारे भी जो है ना वो उनको लेके उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि जी बिल्कुल उनकी तरफ से जो बात की जा रही है बड़ी सही की जा रही है। सो यहाँ पे उनको अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत का स्टैंस भी पसंद आ रहा है। आप ये देखें ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही पाकिस्तान खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। ट्रबलसम अफगानिस्तान इज द बेस्ट सूटेड टू फॉरेन कंट्रीज। वाई? बिकॉज अफगानिस्तान में ट्रबल होगी तो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में ट्रबल होगी। बिकॉज ऑफ BLA, BLF, TTP, ऑल दे आर सपोर्टेड बाय रॉ इंडियन। बलूचिस्तान में ट्रबल का मतलब है कि हम अपना CPEC मंसूबा कामयाब नहीं कर सकते। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसको कंप्लीट करना है। पाकिस्तान मिलिट्री ने तहैया कर लिया है। वी हैव टू इंश्योर कि दिस गवादर फोर्ट इज ऑपरेशनलाइज, इट इज़ गोइंग टू गिव अ बिग जंप। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी फौज बहुत बड़ी दुनिया की लड़ाका फौज है। अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, ये वो नहीं चाहते। इसीलिए मैं IMF वर्ल्ड बैंक में आपने देखा है जी, नाउ वी हैव रियलाइज, हुकूमत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फैसला कर लिया है इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, मुल्क में से गैर मुल्कियों को बिल्कुल हमने निकालना है। लिविंग अपार्ट अगेन एंड अगेन, अफगान रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड जो है 1.4 मिलियन, नोबडी टचिंग देम। इसके अलावा किसी की कोई जगह नहीं है। टेक इट एज अ सीरियस वार्निंग। हमने काम शुरू कर दिया, डिपोर्टिंग शुरू कर देंगे बाकी इमीडिएटली। ओके, डिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो चुका है। लास्ट कमेंट इस पे मोहम्मद अली साहब फरमाइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली फ़ौज ने भी तैयार कर लिया और ऑब्वियसली एक ही पेज पे नज़र आ रही, हुकूमत भी फ़ौज भी जो इकदाम कर रहे हैं इकट्ठे मिल के कर रहे हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये चलें, यहाँ तो कहा जा रहा है कि हम फिर डिपोर्टिंग शुरू कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन हमेशा हमारे यहाँ होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें चल भी रही होती हैं, हुकूमत के तब्दील हो जाने से या तो रुक जाती हैं या बिल्कुल ही वो वापस बैक टू स्क्वायर वन आप चले जाते हैं। सो इस मामले में तो आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही? इलेक्शंस भी सर पे हैं, हुकूमत भी तब्दील होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक बाई पार्टिजान
पॉलिसी होनी चाहिए और हो जानी चाहिए थी बहुत पहले, और ये नेशनल सिक्योरिटी की कंपल्शन है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो टेररिज्म है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशतगर्दी है, स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केट इकॉनमी, इन सारी चीज़ों का आपस में नेक्सस है। तो इसको ये बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनल सिक्योरिटी का एक जामिया पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने आया है जिस पे एक हमजहत और कोऑर्डिनेटेड सिनर्जिस्टिक अंदाज में अमल दरामद हो रहा है। तो इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना हमारी सलामती के लिए भी ज़रूरी है, हमारी खुशहाली के लिए भी ज़रूरी है, और हमारी दुनिया में एक क्रेडिबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। सिर्फ एक बात मैं क्विकली ये कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है जो अफ़गान हुकूमत है उनसे कि देखें, बजाय कि वो एक इमोशनल और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाएं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में अफ़गान अवाम को गाइड और एडवाइज़ और इनकरेज करें कि अगर वो पाकिस्तान में आके कारोबार करना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, तो वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, वीज़ा अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट हों और तरीके से 1 नवंबर के बाद आएँ, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी ठीक रहें, दोनों में कोई गलत फहमियाँ भी पैदा ना हो, बजाय कि वो इल्ज़ाम तराशी और एक गैर संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के साथ ही पार्टी कायदीन ने बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से यकीन दहानी कराई जा रही है कि माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और पार्टी कायद तरक्की का विजन देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल को मुरतब करते हुए पार्टी की तरफ से फैसला किया गया है कि 18 अक्टूबर को सानह कारसाज की बरसी के दिन कराची में पावर शो के जरिए सियासी मुहिम का आगाज किया जाएगा। पावर शो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करते हुए मुस्तकबिल का लाहेअमल देंगे। पावर शो की तैयारियों के लिए तमाम ओहदेदारों को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबाई पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील दिए जा चुके हैं जो कि इलेक्शन के उम्मीदवारों पर रिकमेंडेशंस देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी और मौशी लाहेअमल को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून अब ऐसा क्या नया कर देगी जो गुज़श्ता 16 माह ना कर सकी। इलेक्शन के इल्तवा को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया गया। रवां हफ्ते बिलावल भुट्टो ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी साबिक इत्तेहादी इलेक्शन के इल्तवा को इंडोर्स कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया गया तो पार्टी आराम से नहीं बैठेगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में किस सियासी नारे के साथ जाएगी, क्या पार्टी के पास पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई रोड मैप है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख का ऐलान ना होने की सूरत में पार्टी क्या लाहेअमल अपनाएगी। और प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि 18 अक्टूबर से आप लोग बाकायदा सियासी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। सानह कारसाज के दिन कराची में पावर शो का आप लोगों ने फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बार इंतखाबात में उतरने के लिए सियासी नारा या इंतखाबी नारा वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 18 अक्टूबर को एज सच कैंपेन का आगाज़ होगा, कैंपेन का आगाज़ होगा जब हमें इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, ये कैंपेन का हिस्सा नहीं है। 18 अक्टूबर सानह कारसाज के हम मना रहे हैं और ये सिर्फ ये नहीं है कि कराची में पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हमने कहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में फंक्शंस होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम एक स्क्रीन्स भी लगा रहे हैं जिससे मुख्तलिफ़ जगहों पे चेयरमैन बिलावल साहब खिताब भी करेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे। जब हम तो पहले इनसे कहा जिस वक्त शेड्यूल आएगा तो हम उस वक्त अपने इलेक्शन मुहिम का प्रॉपर आगाज़ करेंगे। और आज तक पाकिस्तान के मैं नहीं समझता कि 25 करोड़ में से शायद ही कोई हो जिसको पता हो इलेक्शन कब होने हैं। अब जनवरी का आखिरी हफ्ता, अब हम इंडिया तो नहीं है कि हमारे इतने सूबे हैं कि हमें पूरे हफ्ते में इलेक्शन होने हैं। तारीख़ नहीं है, शेड्यूल नहीं है, जो बार बार हम कह रहे हैं अब तारीख़ और शेड्यूल दें, जो आज तक हमें तारीख़ और शेड्यूल नहीं मिल सका। फिर कुछ हमारी रिजर्वेशन है, हमारी पार्टी के लोगों की रिजर्वेशन है डिलिमिटेशन के हवाले से, उस पर भी हम जा रहे हैं अपील्स में। हमने अपनी कमेटियाँ बनाई हुई हैं और चीज़ें बनाई हुई हैं। बट आपको अभी तक शक क्यों है? अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे तो डेट भी आई जाएगी नहीं? आपकी टीवी प्रोग्राम हो तो 8 बजे होता है ना गालिबन?
तो आप कहेंगे नहीं आज जो है वो सारा आज के दिन प्रोग्राम होगा, अब टाइम तो बताएंगे ना इतने बजे रिकॉर्डिंग है या लाइव है या क्या है क्या नहीं है। लिहाजा वो हम यही कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम जब तक तारीख नहीं आएगी आप नॉमिनेशन पेपर कब जमा होंगे, स्क्रूटनी कब होगी, निशान कब बैल आउट होंगे, पोलिंग डे कौन सा होगा, ये चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं जो कि आज तक वो नहीं हो सकती। और फिर ये देखें कि ये अब क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस भी नहीं हो रहे जो कि आइन के मुताबिक हुए थे, आइन की खिलाफ वर्जी भी इसके ऊपर हुई है, चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं। अब लोग कभी कहते हैं कि जी जनवरी में बर्फ़बारी हो जाएगी, तो जब फरवरी में मोहतरमा शहीद हुई थी तो उस वक्त भी तो बारिश थी, बर्फ़बारी भी थी, सर्दी भी थी। हमने रमज़ान के महीने भी इलेक्शन लड़ा, हमने गर्मियों में भी इलेक्शन लड़ा है, हमने सर्दियों में भी लड़ा है। आप क्या देखो मुशर्रफ के जो पहले बल्दियाती इलेक्शन से गालिबन 2001 में, उस दिन पोलिंग के दिन इतनी बारिश हो रही थी कि आप सोचिए हर वेदर में आप सियासतदान तैयार होते हैं। अब आप कहेंगे आपको अभी भी लगता है कि नहीं होंगे इलेक्शन? आमाल से तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन शक व शुबात का है, क्योंकि शक व शुबात इसलिए किया जाता है कि जब एक आप चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप डेट नहीं बता रहे हैं, आप शेड्यूल नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली शक किया जा रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जी होंगे नहीं होंगे, केयर टेकर लंबी चलेगी कम चलेगी। आप ये खुशकिस्मती देखें उस केयर टेकर की पंजाब और KP की, जिसने बहुत सी इलेक्टेड हुकूमत से भी ज़्यादा टाइम गुजार लिया, तकरीबन 2 साल तो गुजार लिया उन्होंने। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई लंबे कोई मतलब ये स्कीम इफ्तिताह कर रहे हैं, इरादा नहीं उनका जाने का। लेकिन जो भी हम तो अभी भी कहते हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए, एक पार्लियामेंट आए, एक हुकूमत है जिसको भी। बट मुझे इसमें ये बताइए कि PMLN का रोल जिस पे आप लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी वो एंडोर्स कर रहे हैं इलेक्शन के अल्तवा को लेके, अभी तो नवाज शरीफ साहब खुद वापस आ रहे हैं, अगर वो वापस आते हैं 21 को अपनी कैंपेन शुरू कर देते हैं और इलेक्शन की डेट नहीं आती तो उनके लिए तो पॉलिटिकल सुसाइड है। खुदा करे कि नवाज शरीफ से वापस आए, हमारी तो दुआ है कि वापस आ जाए। नहीं आ रहे 21 को वो? मुझे ज़ाहिर तौर पे भी शक है कि शायद अच्छा कुछ ऐसा ना हो कि तो अभी तो वो सऊदी अरब जाएंगे मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद कतर जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि खुदा करे आए, हम तो कहते हैं कि आए अपनी पार्टी कैंपेन लीड कर, उसके बाद उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने के पास भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक इम्तिहान है उनका भी, क्योंकि जब तक इनको लीगल उनकी टीम उनको रिलीफ नहीं देती, क्या वो उस दिन फिर जलसा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वो आया सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे या जेल जाएंगे। बहुत से भी चीज़ें सफ़र तय करते, जैसे जितने मुल्क आपने गिनाए हैं इतना सफ़र इधर भी तय करना है, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी क्या चीज़ होती है। यानी लेकिन एक और चीज़ है कि हम वापस लंदन का सफ़र भी हो सकता है, आप कह रहे हैं आपको शक है पाकिस्तान ऐसे अब देखें, अब ये तो शक तो किया जा सकता है चीज़ पे, तो लेकिन मुझे ऐसे है कि अब तो भी काफ़ी चीज़ें, अब उनकी लीगल टीम उनको आया क्या उसको मतलब है कि सेफ पैसेज देती है नहीं देती। एक और चीज़ है जिस पे मैं बड़ी रिजर्व अभी इस कंफर्म नहीं हुई, लेकिन हमें पंजाब में बहुत से इलाकों से ये कंप्लेंट मिली है कि वहाँ की इंतज़ामिया जो है जी वो पंजाब अपने PMLN के लोगों को फैसिलिटेट कर रही है ट्रांसपोर्टेशन में और इस चीज़ में, जैसे नॉर्मली इलेक्टेड हुकूमत करती थी कि अपने जलसों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनको गाड़ियाँ देती थी और उनको जो खुराक होती थी वो, ये कुछ शिकायतें मिली, हम उसको कन्फर्म कर रहे हैं। और हमारा इलेक्शन कमीशन से भी और हमारे सूबाई हुकूमत पंजाब से भी, निगरान से भी ये रिक्वेस्ट होगी हमें कुछ ना कुछ शिकायत मिली है तो इसको देखा जाए कि वो ऐसा ना करें कि PMLN का किरदार अदा ना करें बल्कि न्यूट्रल गवर्नमेंट का किरदार अदा करें, तो बेहतर रहेगा। अब इसको हम आप लोगों ने उस टाइम पे भी बात की थी जब सिंध में कुछ प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए थे और आपने कहा कि पंजाब में नहीं हुए। वो देखें दो चीज़ें ना, देखें दो चीज़ें हैं। परसों मुझे एक नोटिफिकेशन मिला है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया कि सिंध में जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो भी हैं और वो उनका हक भी बनता है, गलत काम नहीं था, क्या उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ कर, उनके घरों से पुलिस जो दी हुई चीज़ें, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ने ये पंजाब और KP के लिए लिखा है? वहाँ पर निगरान हुकूमतें कर रही हैं, सिंध के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि आप जो लेटर लिखते हैं उसकी कॉपी पंजाब, सिंध, अपना पंजाब ये एक चीज़ नजर आती है कि ये लेटर आ गया भाई। बट व्हाई? अच्छा चलें मुझे बताइए ये व्हाई तो हमें भी समझ नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा? तो ये तो देखें समझ आ रहा है या बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं जब समझ ही नहीं आ रहा। नहीं देखें जो चीज़ होगी हम क्लियर करें। देखें हम मैंने परसों नोटिफिकेशन देखा है, शायद उन्होंने पंजाब या KP के लिए किया होगा, हमने नहीं देखा होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ करें सब सूबों के लिए बराबरी की बुनियाद पर करें। वो एक और प्रॉब्लम थी जिसमें हम सोलराइजेशन ऑफ हाउसेस थे सिंध में, सैलाब जदगान के लिए घर बन रहे थे, बाकी प्रोजेक्ट्स थे, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स की भी फिताह हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी रखे जा रहे हैं, सिंध में बंद कर दिए गए थे जो कि मैं कहते कि नहीं हुए। लेकिन ये एक और चीज़ है, अब कल मेरा लीडर सपोज दुबई से और सिंध की वहाँ पे निगरान हुकूमत या उनके जो DCs हैं या ACs हैं वो मुझे गाड़ियाँ भी दें फ्री में और मेरे जहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको मतलब है कि खाना पीना भी दें,
तो ये है कि आप एक पार्टी बन गए। ये पंजाब में हो रहा है, ये लाहौर में हो हमें रहा है? थोड़ी सी कंप्लेंट मिली है पंजाब में, हम इसको अच्छा। कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम पंजाब हुकूमत से भी कहेंगे कि इस चीज़ को देखा जाए कि नवाज ठीक शरीफ है। साहब की वापसी हम पे कह रहे हैं पंजाब उनका हक बनता है गाड़ियां और उनके लोगों सरकारी को वसाइल नहीं प्रोटोकॉल मिल इस्तेमाल रहा हो, है। और उनकी पार्टी का जमहूरी हक है कि वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जितने लोग ला सकते हैं उनके जमहूरी हक है, लाएं, जलसा करें। ये तो एक प्रोसेस है पॉलिटिकल। अगर उनको जलसा करने दिया जाएगा, मतलब है कि अगर उनके लीडर को वो रिलीफ मिलती है तो बिल्कुल कर, इसमें तो कोई अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपके तो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया है एजाजुल हक साहब ने कि जी किसी को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो इक़दामात हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए। लग रहा है आपको? एजाजुल हक साहब को किसी दिन प्रोग्राम में बुलाएं, पूछें। नहीं, आप बताएं ना, क्योंकि एजाजुल हक आप साहब लोगों का- को भी तो PMLN से यही शिकायतें हो रही हैं ना, तो आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए वाकई हर चीज़ की जा रही है? देखें, हर चीज़ तो देखें बाद में देखा जाएगा। पहला स्टेप तो है कि उनको क्या रिलीफ मिलती है। ओके। वो कन्विक्टेड थे, जेल से गए थे इलाज के लिए। अब वो इलाज कर लिया उन्होंने। अब वो इलाज के बाद वो मीनार पाकिस्तान अगर जाएंगे तो एक प्रोसेस से गुजर के जाएंगे ना, और वो प्रोसेस होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वोटर मुझे भी नहीं पता उसका, कि उनको रिलीफ देती है कि वो सपोज वो बीमारी से ठीक हो गए, तो बीमारी से ठीक हो गए और उनकी सज़ा सस्पेंड होती है, नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक बहुत वो है कि जिस पे अब हम जब होगी तो वहाँ से आप गेज करेंगे, वहाँ से असेस करेंगे। अभी जो साहब तो देखें पूरी दुनिया के सामने PTI में शामिल भी हो गए थे, फिर बाद में उनको ख्याल है कि मैं तो शामिल नहीं हुआ था, मेरा कोई इत्तेहाद, मेरी मर्जर कुछ नहीं हुई थी, वो तो ऐसे ही कुछ था। तो उनका अपने एक वो है, अपने वो ओके, किस जमात से हैं, अपनी जमात है या जो भी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब वो जो 16 महीने की कारकर्दगी जिस पर शहबाज शरीफ साहब को भी जगह जगह मेरे ख्याल से आवाम से भी कुछ सुनना पड़ा है, महंगाई पे आपकी हुकूमत भी, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल रही, हुकूमत का हिस्सा रही। अब PMLN की तरफ से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी अगर हर अपने किए से पीछे हट रही है तो इट्स ओनली अ पॉलिटिकल गिमिक। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर चीज़ में हमारे साथ ऑन बोर्ड रहे हैं। ये तो हम तो क्या, हमने कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी थी, हम तो आज इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो तो इलेक्शन के हवाले से भी कहते हैं, हम तो कहते हैं नहीं, कोई नहीं, कोई हम इलेक्शन के CCI पे लिए भी कहते हैं। देखिए हमने CCI में वोट किया है। हाँ। CCI में मुझे बताएं ना कौन सा, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में बता देना, CCI में डिलिमिटेशन पे लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन मुस्तवी कर सकते हैं। ठीक है। उसमें यह है कि आप अगर सीटें बढ़ा रहे हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ, अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं सूबाई और कौमी असम्बली की, फिर आप जाकर आपकी डिलिमिटेशन नई सीटें अपनी करनी है। इसमें तो नहीं लिखा हुआ कि आप, ये तो सिर्फ लेजिस्लेशन है। दूसरी बात यह कि कैबिनेट में जो डिसीजन हुए हम कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हमारी, ठीक है, ये नहीं मान रहे। अब ये 16 महीने मरियम नवाज महंगाई साहब, हुई, परफॉर्मेंस बुरी रही हुकूमत की, उसमें आप हम शामिल कहते हैं रहे। हम अपना जो भी हमारा अमलनामा है, जो भी हम अवाम में लेके जाएंगे, हम तो कहते हैं कल इलेक्शन करें। बाकी लोग कह रहे हैं कि ना करें, जनवरी फरवरी में करें। ओके, PMLN इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे करी है वो ये कर रही है कि आप लोग शामिल थे, वो हुकूमत PMLN की हुकूमत नहीं थी, तमाम पार्टियों की हुकूमत थी, PDM की वो हुकूमत थी, और उस पे भी सबसे बड़ी चीज़ ये सोने पे सुहागा कि नवाज शरीफ साहब नहीं थे। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो मसाइल का हल निकाल लेंगे। तो वो नवाज शरीफ साहब अपने भाई को मशवरे नहीं दे सकते थे जो मशवरे उनके पास अपने मौजूद थे? क्या वो जानबूझ के अपने भाई की हुकूमत को जो है इस तरह ख़राब करना चाहते थे? सवाल तो ये उठेगा ना कि अगर मैं नहीं हूँ और मेरा भाई है तो मैं अपने भाई को मशवरे नहीं दूंगा कि आप अच्छे अच्छे काम करें। फोन करके बता दें भाई को कि ये नहीं, कई दफ़ा मीटिंग भी की है, तो मैं अपने भाई को कहूँगा कि नहीं, मेरा भाई जो है वो नाकाम हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊँ। ये तो यही सूरत हाल हो रही है। ओके, फिर तो वो वाली बात भी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जानबूझ के 16 महीने में नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं लाया गया। अच्छा, लोग मतलब अब अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इकोनॉमी का सत्यानाश कर रहे हैं तो करते रहें, ताकि फिर नवाज शरीफ साहब आए तो बेहतर परफॉर्म करें। ओके। ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है चीज़ों से। बिल्कुल हम इकट्ठे थे, हम तो मानते हैं हम 16 महीने इकट्ठे थे, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन कैप्टन ऑफ द टीम कौन था? तो अगर नवाज शरीफ साहब भी आके वही इसहाक डार को ही वजीर खजाना बना देंगे तो फ़र्क क्या है? ये तो नवाज शरीफ साहब ही बता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो याद है शुरू में तो मिफ्ता थे ना, फिर शुरू में मिफ्ता थे, हटाया गया ना, इसहाक डार साहब इसहाक डार साहब वहीं से आए, लंदन से आए। लंदन से आए, और मैं समझता हूँ कि दोबारा अगर शायद उनकी हुकूमत आए तो फिर शायद हो, फिर वही आ जाएंगे। वो तो उनकी अपनी, जब जो वज़ीर आज़म बनेगा अपनी टीम लेके आएगा। वज़ीर ख़जाना वही है, फिर नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हो वज़ीर आज़म, किया तो डार साहब ने। तो अभी PMLN 16 महीने का वो स्किप करके कहती है कि वो हम पिछली हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे इस हुकूमत के साथ। तो ये चीज़ें तो फिर नहीं, फिर देखें हमारी जब 2008 में हुकूमत आई थी, ठीक है, इसहाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़जाना थे। मुझे क्योंकि सेगमेंट क्लोज करना है, एक आखिरी सवाल बड़ा ज़रूरी है। जब आप ये कहते हैं, जो बिलावल साहब कहते हैं कि उसके बाद हम देखेंगे या हमारी पार्टी आराम से नहीं बैठेगी अगर इलेक्शन की डेट नहीं आती या डिले किया जाता है, क्या करेंगे? सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे? फोरम है, अदालतें भी हैं, सड़कें भी हैं, हम तो डिक्टेटर्स के खिलाफ भी निकले हैं, हम तो हर फोरम्स पे निकले हैं। फिर जो पार्टी CC डिसाइड करेगी तो फिर हम वो फोरम इख्तियार करेंगे, एहतजाज के लिए तैयार रहेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर।
यूक्रेन जंग 551वें दिन में दाखिल हो चुकी है। 20 माह से जारी रहने वाली जंग में यूक्रेन की बका अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों के माली और दिफाई ताउन पर मुनहसर है। अमेरिकी इमदाद में कमी और रुकावट मैदान जंग में यूक्रेन की बदतरीन शिकस्त का बाइस बन सकती है। यही वजह है कि आज से 3 हफ्ते कबल 19 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान यूक्रेनी सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मगरिब की मुसलसल हिमायत पर जोर देते हुए कहा था कि वो एक नाजुक मिशन पर मुल्क से निकले हुए हैं और वाशिंगटन उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इत्तेहादियों से इमदाद की अपील के बाद यूक्रेनी सदर ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की, जिसमें उनको यकीन दिलाया गया कि अमरीका और उसके इत्तेहादी यूक्रेनी अवाम की माली और फौजी इमदाद जारी रखेंगे। मगर अमरीका में सियासी हालात यकसर मुख्तलिफ रुख पेश कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद गैर यकीनी का शिकार हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस हुकूमती शटडाउन रोकने में तो कामयाब हो गई, मगर यूक्रेन जंग की अस्करी इमदाद की दरख्वास्त को नज़रअंदाज करते हुए रोक दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से $13 बिलियन की मजीद अस्करी इमदाद मंजूर करने की दरख्वास्त की थी। रिपब्लिकन्स की तरफ से यूक्रेन की इमदाद को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय ममालिक को भी हैरान कर दिया। सीनियर अमरीकी ओहदेदार जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दिफा शामिल हैं, उनकी तरफ से रिपब्लिकन से मदद लेने की भरपूर कोशिश की गई, मगर कामयाब ना हो सके। हाउस में मौजूद 117 रिपब्लिकन्स की तरफ से बिल की मुखालफत, जबकि 101 रिपब्लिकन्स ने बिल की हिमायत में वोट किया। कांग्रेस की तरफ से यूक्रेनी इमदाद रोके जाने के बाद सदर बाइडन ने इत्तेहादियों को यकीन दिलाते हुए कहा कि हर सूरत यूक्रेन की इमदाद जारी रखी जाएगी। कांग्रेस को खेलना बंद करना होगा और हम किसी सूरत यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर यूक्रेन जंग की सपोर्ट को अगर देखा जाए तो आज से 4 दिन पहले होने वाले शिकागो काउंसिल के पोल के मुताबिक अमेरिका के अंदर यूक्रेन जंग को लेकर 1 साल के अंदर सपोर्ट 72% से कम होकर 63% रह चुकी है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर यूक्रेन जंग की सपोर्ट 1 साल में 68% से कम होकर 50% तक पहुंच चुकी है और गुज़श्ता 20 माह में 80% से कम होकर 50% तक गिर गई है। जंग की तवालत के साथ न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि रिपब्लिकन पार्टी में जंग की सपोर्ट का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, जो कि यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक के लिए बाइस से तशवीश है। आज के इस अहम एडिटोरियल में ये सवाल उठाएंगे कि क्या यूक्रेन अमरीकी इमदाद के बगैर जंग जारी रख सकेगा। नंबर 1, अमरीकी हथियारों की अदम दस्तयाबी की सूरत में न सिर्फ यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा बल्कि इसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 2, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की अदम मौजूदगी में यूक्रेन का फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और बढ़ती सर्दी के अंदर रूस यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर सकता है। नंबर 3, अमेरिका से मदद की अदम फराहमी की सूरत में यूरोपियन ममालिक भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे। और नंबर 4, अमरीकी इमदाद की अदम दस्तयाबी की सूरत में यूक्रेन के पास रूसी शराइत मानने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा। यूक्रेन अपनी निगोशिएटिंग पावर मुकम्मल तौर पर खो देगा। मगर सबसे अहम नुक्ता, अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए यूक्रेन का दिफा अपनी बका की जंग है। रूस का जंग से फातेह होकर निकलना मगरबी ब्लॉक का इख्तिताम होगा। यही वजह है कि जंग मुस्तकबिल करीब में भी ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जंग की तवालत के साथ अमेरिका में इसकी मुखालफत भी बढ़ती जाएगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.